रात का अंधेरा हर सू छाया हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और मैं पूरा दिन की थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी तक सो नहीं पाई थी। जब तक अब्बा जिंदा थे तब तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर अब्बा की अचानक मौत और अम्मा की बीमारी ने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। अभी भी मैं गैर दिमागी से छत की तरफ ही देखे जा रही थी कि अम्मा के दर्द से कराने की आवाज़ सुनकर होश में आई। तो मैं फौरन इसे अम्मा के पास भागी तो देखा वो अपना सर पकड़ के दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। मैं इनके सराहने बैठकर इनका सर दबाने लगी। अम्मा को इस हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काफी दिनों से उनकी यही हालत थी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी वो मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गई थी। लेकिन मैंने अब सोच लिया था कि मैं इनकी ये जिद नहीं मानूंगी और कल लाजमी इन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आने लगी तो मेरी आँख खुल गई। देखा मैं तो अम्मा का सर दबाते वहीं सो गई थी। अम्मा अभी तक सो रही थी तो मैं खामोशी से उठकर किचन में आ गई ताकि इनके उठने से पहले कुछ खाने को बना दूं। जब किचन में गई तो देखा खाने को कुछ भी नहीं था। घर में तो राशन भी खत्म हो गया था और अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ खाने के लिए खरीद लाती। अब्बा की मौत के बाद अम्मा लोगों के घरों में काम करके और कपड़े सिलाई करके मुझे पाल रही थी, लेकिन अब वो एक हफ्ते से अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं जा सकी थी। मैंने तो अम्मा को कहा था कि मैं इनकी जगह काम करने चली जाती हूँ, लेकिन अम्मा ने मुझे फौरन मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि इनकी बेटी चंद पैसों के लिए दर बदर की ठोकरें खाए। वो अच्छे से जानती थी कि मैं दुनियादारी से वाकिफ नहीं हूँ और बहुत मासूम हूँ। लोग मेरी मासूमियत का नाजायज फ़ायदा उठा सकते हैं। वापस कमरे में आई तो देखा अम्मा अभी भी सो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जिन लोगों के घर अम्मा काम करती है उनसे ही अम्मा की तनख्वाह ले आऊं। इससे कम अज कम घर का राशन तो आ ही जाएगा। बहुत जल्दी से तैयार होकर घर से निकल गई। अम्मा जिस जगह काम करती थी वो जगह यहाँ से 1 घंटे के फासले पर थी। मैं जैसे ही सोसाइटी में दाखिल हुई तो देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े घर थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिन्हें देखकर मेरे दिल में ये देखकर हसरत जागी कि काश मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता। एक घर के सामने रुककर मैंने बेल बजाई तो खिड़की में से एक आदमी ने झांक कर पूछा, क्या हुआ, किससे मिलने आई हो? तो मैंने बताया कि मेरी अम्मा यहाँ काम करती हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और उनकी तनख्वाह लेने आई हूँ। तो उसने पहले मुझे घूर कर ऊपर से नीचे तक देखा। इसको ऐसे देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। फिर कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। बोला, जाओ, मालकिन अंदर इंतज़ार कर रही हैं। इसकी बात सुनकर मैं घर के अंदर चली गई। मगर बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा था। अंदर दाखिल हुई तो देखा सोफे पर एक औरत गर्दन अकड़ा कर बैठी नहीं थी। इसको देखकर लग रहा था किसी गर्दन में कोई सरिया फिट है। मुझे देखकर बोली, हाँ लड़की, बताओ तुम्हारी माँ 1 हफ्ते से क्यों नहीं आ रही? जब देखो काम से छुट्टियाँ करती रहती है, लेकिन तनख्वाह मांगने फौरन से आ जाती है। तो मैंने कहा कि वो बहुत बीमार है, इस वजह से नहीं आ रही। तो वो बोली, तुम्हें काम करना आता है क्या? पहले तूने तो मैंने सोचा कि मना कर देती हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, लेकिन इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। अम्मा की तबीयत भी हर गुजरते दिन के दिन साथ ख़राब हो जा रही थी। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस औरत से कहा कि जी मैं काम करना जानती हूँ और अम्मा की जगह काम कर दूंगी, लेकिन जब अम्मा ठीक होंगी तो वो वापस आकर खुद ही काम करेंगी। मैं एक शर्त पर आपके साथ काम करूंगी कि आप अम्मा को इस बारे में कुछ ना बताएं। वो औरत कुछ पल मुझे घूरती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं दूंगी। तुम्हारी अम्मा तो अच्छा काम करती है, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं, मगर मजबूरी है। मेरी बाकी काम वाले भी छुट्टियों पर गई हुई हैं और मुझे काम वाले की ज़रूरत है। कुछ ही दिन में मेरे घर में एक पार्टी भी होने वाली है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। पार्टी का सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, क्योंकि मैंने अम्मा से बहुत बार सुन रखा था कि इस तरह की पार्टीज़ में अक्सर ही गलत किस्म के लोग आते हैं। वो तो वैसे भी मुझे दुनिया की नज़रों से बचा
बचा कर रखती थी। एक तो मैं बहुत खूबसूरत थी, दूसरा कम उम्र और बहुत भोले भाले भी थी। लोगों की बातों में जल्दी आ जाती थी। अम्मा को इसी बात का डर था कि मैं कहीं किसी की बातों में ना आ जाऊं, इसलिए वो हमेशा एहतियात से काम लेती रहती थी। मैं फितरी तौर पर थोड़ी लापरवाह थी, इसलिए अम्मा की इस एहतियात को ठीक से समझना ही नहीं पाती थी। मैंने मालकन को झट से हाँ कर दी। मेरी इस बात सुनकर वो खुश हो गई और उसने अम्मा की तनख्वाह मुझे थमा दी और कहा कि कल जल्दी टाइम पर आ जाना, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कुछ तो पैसे मुझे मिल ही गए थे, इसलिए मैं भागी कर वापस आई और अम्मा से कहा कि अम्मा चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अम्मा ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर मैंने जब इन्हें बताया कि मैं आपकी मालकन से जाकर तनख्वाह लेकर आई हूँ जिससे डॉक्टर को हम दिखा सकते हैं और कुछ वक्त की दवाई भी ले सकते हैं, तो अम्मा मुझ पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि घर पर खाने को कुछ नहीं है, घर का किराया भी देना है, तो तुम इससे तनख्वाह क्यों लेकर आई हो। मगर मैंने अम्मा को कोई बात ना की, वो कोई बात ना सुनी और ज़बरदस्ती ने लिए मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले आए। जब उसने अम्मा की ऐसी हालत देखी तो कहने लगा कि मैं तुम्हारी अम्मा को ऐसी दवाइयाँ नहीं दे सकता हूँ, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनके टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। और ये कहकर उसने मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख कर दे दिए। जब मैं घर वापस आई तो बार बार इन टेस्टों को देख रही थी, पता नहीं कौन कौन से महंगे महंगे टेस्ट इसने लिख कर दिए थे। अब मैं ये सब कहाँ से करवाऊंगी। फिर मुझे अचानक याद आया कि मालकन ने मुझसे कहा था कि पार्टी है और पार्टी में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मालकन की पार्टी में भी काम करूंगी। अम्मा को मैंने कुछ भी नहीं बताया और उनसे कहा कि आप परेशान मत हो, इन सब पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रही हूँ, आगे जाकर इस सबका अंजाम क्या होगा। कुछ दिन बाद जब मैं इस पार्टी में गई तो वहाँ एक नौजवान मुसलसल मुझे बुरे जा रहा था। वो था तो बहुत ही खूबसूरत और सब इसे मगरूर भी कह रहे थे, लेकिन इसका मुसलसल मुझे बुरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब मैं कुछ जूस के खाली गिलास लिए अंदर किचन की तरफ गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे हाथों से सारे के सारे गिलास गिरकर चकनाचूर हो गए और मेरे हलक से भयानक चीखें निकलने लगी, क्योंकि मेरे सामने ही मेरा नाम जोया है और मैं एक छोटे से पसमानदा से इलाके की रहने वाली हूँ। आसपास के घरों में भी रहने वाले तमाम लोग मजदूरी वगैरह करके अपना गुजारा करते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा गरीब तो मैं और मेरी अम्मा ही हैं और हमारा एक कमरे पर मुश्तमिल है। इसी कमरे में एक घर है और इसी कमरे में हमने किचन बनाया हुआ है। हमारा मालिक मकान काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, हर दूसरे तीसरे दिन हमें परेशान करने आ जाता है। कभी कहता है कि तुमने घर की हर ये चीज़ ख़राब कर दी है और कभी कहता है कि ये मैं इस सब के पैसे काटूंगा कि किराया देने की, और एक दिन से ज़्यादा मोहलत भी नहीं देता, जिस दिन वजह से हम दोनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, इससे कम किराए वाला घर तो हमें कहीं और मिल ही नहीं सकता। समानाबाद के इस छोटे से इलाके में मैं और अम्मा कई सालों से रह रहे हैं। इससे पहले हम जिस घर में रहते थे वो थोड़ा बड़ा सा घर था, कम से कम 2 कमरों पर तो मुश्तमिल था और वहाँ किचन भी अलग बना हुआ था। वो घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन फिर हालात ने ऐसा रुख बदला कि हमें वो घर छोड़कर इस गंदे से इलाके में आकर रहना पड़ रहा था। मेरे अब्बा एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर चलाते थे, जिससे हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाता था। अब्बा की मौत के बाद ये सब भी बंद हो गया और हालात ने इतनी बुरी तरह से पलटा खाया कि हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं बचे। जिस घर में हम रहते थे वहाँ का किराया नहीं दे पा रहे थे। अम्मा ने सब कुछ समेटा और अपने जेवरात बेचकर यहाँ आकर इस इलाके में किराए के घर पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने आस पास काम ढूंढा और लोगों के घरों में काम काज करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मा जो हमेशा अपने घर में रहती थी और कभी काम काज नहीं किया था, अब वो दर बदर ठोकरें खा रही थी। थोड़ा अरसा गुजरा था कि अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। बार बार अब इनकी हालत बिगड़ जाती थी, चकरा कर वो गिर जाती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मा से कहती कि डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होती थी। इनका कहना था कि हमारे पास इतने पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं। मैं अम्मा की खराब होती हालत को चुपचाप देख रही थी। एक दिन अम्मा की हालत इतनी ख़राब हुई कि वो काम पर भी ना जा पाए। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान
परेशान हो रही थी कि अगर काम पे ना गई तो घर कैसे चलेगा। मैं अम्मा को बहुत कहती कि मुझे जाने दें, लेकिन वो इनकार कर देती। फिर पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन वो काम पर नहीं जा पाई, बिस्तर की होकर रह गई। मैं इन घरों में गई जहां अम्मा काम करती थी और वहां की मालकन से मैंने कहा कि अम्मा की तनख्वाह दे दे, अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिसके बदले उसने मुझे वहां काम करने की पेशकश दी। ये बहुत अच्छा मौका था। मैं जानती थी कि अम्मा इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। घर वापस आई और अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, अब तो सिर्फ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि क्या मसला है। अगले दिन मैं मालकन के घर आई और काम काज करने गई। 2 दिन बाद इसके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। मालकन ने मुझे भी वहाँ काम करने का कहा था और कहा था कि बहुत ज़्यादा पैसे देंगी। ज़्यादा पैसों के लालच में मैंने काम करने के लिए हाँ कर दी। बहुत सारे लोग आए हुए थे और इतनी अजीब सी पार्टी थी, मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। पता नहीं ये पैसे वाले लोग किस तरह के काम करते हैं। बहरहाल मैं वहाँ पर लोगों को जूस वगैरह दे रही थी, तभी मैंने नोट किया कि एक नौजवान मुसलसल मुझे घूरे जा रहा है। इसका घूरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसकी नज़रों से बार बार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। जब मैं खाली गिलास उठाकर अंदर किचन की तरफ गई तो देखा सामने कोई खड़ा है। मैं इसे नज़रअंदाज करके अपने काम में लग गई। इसी वक्त मेरी निगाह दोबारा से इस पर पड़ी तो इसे देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि ये तो वही नौजवान था और इसके चेहरे पर अजीब स्याह रंग के निशानात थे। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें जा रही थी और चीखते चीखते किचन से बाहर निकलकर पार्टी में आ गई। सब लोगों ने मुझे चीखते देखा तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैंने किचन की तरफ इशारा किया और कहा वहाँ पर कुछ है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर पहले तो वो नौजवान भी खड़ा था। पूरी पार्टी में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मालकन मेरे पास आई, मुझे घसीटते हुए ले गई और कहने लगी कि तुमने मेरी आज बहुत ही बेइज्जती करवाई है, निकल जाओ यहाँ से। और गार्ड से कहा कि इसे थक्के देकर यहाँ से निकाल दो। मैं बेइज्जत होते रोते रोते घर वापस पहुँची। देखा अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मालकन ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। अगले दिन मैं मोहल्ले वालों से थोड़े बहुत पैसे लेकर अम्मा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आई हैं, हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करवाना पड़ेगा और इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। पैसों का इंतज़ाम करो, फिर हम इनका इलाज शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं दोबारा परेशान हो गई। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि अम्मा का इतना महंगा इलाज करवा पाऊँ। मैं मुसलसल परेशानी से सोचे जा रही थी। कोई मुझे काम काज देने को भी राजी नहीं था। घर का खर्चा उठाने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। जहाँ भी काम काज के लिए जाती लोग धक्के देकर निकाल देते या फिर मुझसे गलत किस्म की डिमांड करते थे। मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। मोहल्ले वाले भी मजीद मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वैसे भी यहाँ सब गुर्बत में ही जी रहे थे। किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि अम्मा के इतने महंगे इलाज में मेरी मदद करवाएं। घर पर खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि पैसे कहाँ से लाऊं। मैं परेशान हाल बैठी सोच रही थी कि आखिर क्या करूं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतने महंगे टेस्ट में किस तरह से करवाऊंगी। आखिरकार अम्मा का इलाज भी करवाना था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर इस मालकन से ही मदद मांगने की कोशिश करती हूँ। पहले तो इसके हाथों मेरी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या पता इसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए और वो मेरी मदद करने के लिए राज़ी हो जाए। यही सोचकर मैं चुपचाप अम्मा को बिना बताए घर से निकल पड़ी। इस वक्त दवाइयों के ज़ेरे असर वो पड़ी थी, वो सो रही थी। मैं बाहर गई और देखा तो गली बिल्कुल सुनसान ही थी। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। अमूमन तो अम्मा मुझे इस वक्त बाहर ना निकलने देती और मैं खुद भी बाहर ना निकलती, लेकिन मुझे सुबह हर हाल में अम्मा के टेस्ट करवाने थे और पूरा दिन इंतज़ाम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम हो ही नहीं पा रहा था। अब और कोई चारा नहीं बचा था।
سوائے اس عورت سے مدد لینے کا۔ اس لیے میں نے اپنا سارا ڈر اور خوف ایک طرف رکھا اور گھر سے باہر نکل کر اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑی، جہاں سے اس کا گھر تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ مجھے وہاں تک جانے کے لیے رکشہ وغیرہ کرنا پڑتا۔ میں مین روڈ پر آئی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر ویسے بھی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، اور یہ علاقہ تو ویسے بھی سنسان تھا، جہاں تو بہت ہی کم کوئی آتا تھا۔ میں سڑک کنارے گھر کھڑے ہو کر رکشہ روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی بھی رکشے والا اس وقت رکشہ روکنے کو راضی نہیں تھا۔ جہاں کے بارے میں ویسے بھی بہت سی باتیں مشہور تھی کہ رات کے وقت لڑکیاں ایسے ہی کھڑی ہوتی ہیں اور دراصل وہ کوئی بھوت پریت ہوتی ہیں، رکشہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں اور لوگوں کو لوٹ کر بھی چلی جاتی ہیں۔ طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہوں گے اور اسی لیے رکشہ نہیں روک رہے ہوں گے۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد بھی جب کسی نے رکشہ نہیں روکا تو میں مایوس ہو کر چلنے لگی۔ ابھی تھوڑا دور آگے پہنچی تھی کہ میرے قریب آ کر ایک رکشہ رک گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ رکشہ میرے قریب کیوں رکا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کہیں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ رات کے وقت اس طرح پیدل چلنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ ہاں، میں رات کے اس پہر پیدل جا رہی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ جی مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، لیکن وہاں کا فاصلہ کافی لمبا ہے، کیا مجھے وہاں تک چھوڑ دیں گے؟ میں زیادہ کرایہ نہیں دے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کرائے کی فکر مت کرو، تم بیٹھ جاؤ۔ ایک پل کو تو میں ٹھٹک گئی کہ وہ مجھ سے ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے کہ کرائے کی فکر مت کرو، مگر پھر میں نے اپنا سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی میری مدد کے خیال سے یہ بات کہی ہو۔ میں چپ چاپ اس کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، بلکہ خاموشی سے آگے دیکھ رہا تھا، جس سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ میں اکیلی لڑکی رات کے اس پہر ایک انجان نوجوان کے رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈر تو لگنا ہی تھا، میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا اسے ڈر لگتا۔ بہرحال میری مجبوری تھی، یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد بھی جب ہم اپنے مطلوبہ مکان پر نہیں پہنچے تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے جو علاقہ بتایا تھا وہ یہاں سے صرف 1 گھنٹہ کے فاصلے پر تھا، لیکن اب تو 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہم اسی روڈ پر چل رہے ہیں۔ وہاں تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہ روڈ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو اور کر لے، یہ روڈ ختم ہو جائے گا۔ مجھے پریشانی ہونے لگ گئی تھی، یہ روڈ آخر ختم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اتنی لمبی تو نہیں تھی کہ 2 گھنٹے کا وقت لگ جاتا۔ میں مسلسل پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے رکشے کی رفتار بڑھا دی، لیکن رفتار بڑھانے کے بعد بھی وہ سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر 3 گھنٹے گزر گئے اور پھر 3 گھنٹے کے بعد مجھے پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ رکشے والا ایک جگہ رکشہ روک کر کھڑا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بی بی جی اٹھیں، آپ کا مکان آ گیا ہے، یہی آپ کی منزل ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ وہی گھر تھا، یعنی اس عورت کا گھر جہاں مجھے جانا تھا۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں بس تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں، مجھے واپس میرے گھر بھی چھوڑ دینا۔ اس نے خاموشی سر ہلا دیا۔ میں رکشے سے اتر کر اس گھر کی طرف بڑی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کی اس پہر بیل بجاؤں یا نہ بجاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دھکے دے کر مجھے نکال دیں اور غصہ کریں گے، میں ان کی نیند کیوں خراب کر رہی ہوں۔ لیکن پھر اماں کی حالت میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا، تھوڑی دیر تک بیل بجتی رہی اور پھر میں نے ہاتھ ہٹا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اگر وہ لوگ سو بھی رہے ہوں تو ان کے کانوں تک بیل کی آواز پہنچ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی چوکیدار نے اندر سے جھانکا اور کہنے لگا کہ کون ہے رات کے اس پیر؟ کیوں نیند خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم رات کے اس پیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ اس دن بھی انہوں نے تمہیں دھکے دے کر نکلوایا تھا، کیوں اپنی شامت بنوانا چاہتی ہو؟ چلو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن میں نے
اس سے کہا کہ پلیز آپ دروازہ کھول دیں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں بیگم صاحبہ سے خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسلسل مجھے اندر جانے سے روک رہا تھا، لیکن میں اس سے بحث کر رہی تھی۔ ہمارے بیچ ہونے والے بحث کا شور سن کر اوپر سے گھر والے بھی نیچے آ گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہے؟ مالکہ نے جب بھی دیکھا تو کہنے لگی تم جہاں اس پیر کیوں کھڑی ہو اور ہماری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، پہلے ہی تم نے میرا اتنا نقصان کروایا اور سب کے سامنے بے عزت بھی کروایا، اب کیا لینے آئی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی، مجھے بس کچھ پیسے دے دو۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لوگوں نے کے ناٹک بھی اب بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں، جاؤ جا کر سڑک پر بھیک مانگو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئی۔ اس کی اتنی بے حسی دیکھ کر تو مجھے رونا آنے لگا۔ اس سب وہ رکشے والا آرام سے اپنے رکشے میں بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے اور چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ کم سے کم وہ آ کر میرا ساتھ دے سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا کہ یہاں پر کیوں شور مچا ہوا ہے، کس بات پر بحث ہو رہی ہے، لیکن وہ تو چپ چاپ اپنے رکشے میں ہی بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے آس پاس سے کوئی سروکار نہیں ہے یا اسے آس پاس کا کوئی منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گارڈ بھی مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے لگا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ اتنی بےعزتی پر بھی میں ان سے مدد مانگ رہی تھی کیونکہ مجھے اماں کے لیے مدد ہر حال میں چاہیے تھی۔ جب انہوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا تو میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ پھر وہ واپس رکشے میں آ کر بیٹھی اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایک اور پتے پر لے جاؤ۔ وہاں پر بھی اماں کافی عرصے تک کام کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ میری مدد کر پائیں گے اور انکار نہیں کریں گے۔ آج میں پہلی بار ان کے دروازے پر جا رہی تھی۔ رکشے والا مجھے اس گھر کے باہر لے گیا۔ میں نے بیل بجائی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا اور مجھ سے کہنے لگا کہ رات کے اس پہر کیوں دوبارہ دروازہ بجا رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہو تم؟ آج کل تو ہر کوئی منہ اٹھا کر چلا آتا ہے، بولو کیا بات ہے؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میری اماں یہاں کام کرتی تھی، وہ اماں کا نام بھی بتایا اور کہا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے ان کی تنخواہ لینی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے علاج کے لیے، مدد کی ضرورت ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہرگز نہیں، تمہاری اماں تو ایک نمبر کی کام چور تھی، اتنے دن سے بھی نہیں آ رہی اور بتایا بھی نہیں۔ مالکن نے کہا کہ اگر وہ یہاں نظر آئے تو اسے دھکے دے کر نکال دینا، اب تم جاؤ ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اماں کی تنخواہ تو دے جاؤ، اپنی مالکن سے کہو کہ میری اماں کی جو تنخواہ رہتی ہے وہ دو، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اور یوں ہی بے عزت کر کے واپس لوٹا دیا۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، رکشے میں آ کر بیٹھ گئی اور چپ چاپ بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے رکشے والے کو کہیں پہ جانے کو نہیں کہا۔ چند پل تو وہ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے ابھی بھی اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس سے میں اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری اماں کا علاج ہی کروانا ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت تو میں کوئی بھی رسک لینے کو تیار تھی۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے اسی روڈ پر آ گیا جہاں سے اس نے مجھے رکشے میں بٹھایا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں اور اپنی اماں کی حالت بھی دکھا سکتی ہوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں نے اسے گھر کا راستہ بتایا۔ گلی کے باہر پہنچ کر اس نے رکشہ ایک جگہ کھڑا کر دیا اور میرے ساتھ میرے پیچھے آنے لگا۔ اس وقت گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اسے کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، ورنہ میں جانتی تھی کہ میرے محلے والے باتیں بنانے کے کتنے زیادہ عادی ہیں۔ اگلی صبح ہی وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاتے۔ اپنے گھر کے اندر اس نوجوان کو لے کر آ گئی اور اسے کمرے میں لائی تو اس نے ادھر ادھر کی حالت دیکھی۔ ابھی بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا تھا۔ اماں سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے اماں کے پاس لے آئی اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ میری اماں ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا علاج کروانا پڑے گا اور اس پر بہت زیادہ خرچہ آئے گا، کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اماں کے لیے مجھے پھیلانے پڑ رہے ہیں۔
मैं क्या करूं, मेरे पास माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं मजबूर हूं और हमारे घर में कमाने वाला कोई तीसरा नहीं है। वो चुपचाप मेरी बात सुन रहा था और माँ की तरफ देख रहा था। मैंने इससे कहा कि अब तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी अम्मा वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इनकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। अगर जल्द से जल्द इलाज ना करवाया तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं इनकी रोज़ाना की इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। वो दर्द से कराती हैं। डॉक्टर भी ठीक से मुझे बताते नहीं है कि क्या बीमारी है। इनका कहना है कि इनका इलाज करवाने के लिए महंगे टेस्ट करवाने होंगे, इसके बाद इलाज शुरू होगा। अब बताओ मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, कमाने का भी कोई खास जरिया नहीं है। जहाँ जाती हूँ लोग बेइज्जत करके वापस भिजवा देते हैं। अब कहाँ से पैसे लाऊं और कहाँ कैसे अम्मा का इलाज करवाऊं? बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ये कहकर मैं वहीं बैठकर रोने लग गई। अम्मा इतनी ज़्यादा बेबस हो गई थी कि एक अनजान के सामने बैठकर रो रही थी। उसने जब मुझे यूं रोते देखा तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा और कहने लगा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास पैसा है, ये रिक्शा तो मैं शौक में कभी कभार अपने दोस्त से लेकर चला लेता हूँ। मेरा दोस्त काफ़ी गरीब और वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर वालों का ख्याल रखता है। मेरी इससे अच्छी दोस्ती है। खैर, मैं तुम्हारी अम्मा का इलाज एक अच्छे अस्पताल से करवाऊंगा, तुम परेशान मत हो। ये कहकर उसने किसी को फ़ोन किया और फिर थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी हमारे मोहल्ले के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ लोगों की मदद से इसने अम्मा को गाड़ी में रख डाला और साथ मुझे भी बैठने को कहा और फिर मुझे ये एक बड़े से अस्पताल के बाहर आ गया। मैंने इससे कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सारा खर्चा उठा लोगे और मेरी मदद कर पाओगे? देखो, ये बहुत ही महंगा अस्पताल है, ये तो इसके बाद तुम सब कुछ मुझ पर ही डाल दो। इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। फिर वो मेरे साथ अम्मा को लिए अंदर अस्पताल में आ गया। उसने मुझे एक जगह बैठने को कहा और खुद इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। फिर उसने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई कि सब इंतजामात हो गए हैं, डॉक्टर तुम्हारी अम्मा का इलाज करने के लिए तैयार है, तमाम टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे। अब तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर आराम कर लो, कब से तुम ऐसे ही रोई जा रही हो। इसकी बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इम्तिहान आ रही। अब मेरी सारी थकन, सारी बेबसी ही सब गायब हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने इससे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये कर्ज मैं एक ना एक दिन ज़रूर चुका दूंगी, तुम परेशान मत होना। डॉक्टर आए और अम्मा को लेकर चले गए। अब बाहर बैठ कर मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो बाहर आएंगे और मुझे खुशखबरी सुनाएंगे कि अम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जब अम्मा को अंदर लेकर गए तो वो नींद बेहोशी की हालत में थी। मैं दिल में दुआएं कर रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी देर गुजरी मुझे वहाँ बैठे इंतज़ार करते हुए कि वो लड़का उठ कर गया। वो कैंटीन से कुछ खाने पीने को ला कर मुझे दिया। कहने लगा कि कुछ खा पी लो, तुम कब से भूखी बैठी हो, तुम्हें इस तरह देखना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इसके इस जुमले पर काफ़ी हैरत हुई और मैंने एहतियात से इसकी तरफ देखा कि कहीं वो मुझसे कुछ गलत तो नहीं लगा रहा। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाया कि हर कोई बुरा नहीं होता, इसलिए मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाथ में सैंडविच और चाय पकड़ रखी थी। मैंने इसके हाथ से लेकर खाना पीना शुरू कर दिया। कितने घंटों बाद मैंने कुछ खाया था, इसलिए मुझे काफ़ी सुकून मिला। फिर मैं बैठकर इंतज़ार करने लगी। बहुत देर गुजर गई थी लेकिन डॉक्टर्स बाहर नहीं आए और मैं परेशान हो रही थी। मैंने इससे कहा कि अब तक वापस क्यों नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई है। उसने कहा कि सब्र करो, वो तुम्हारी अम्मा का इलाज कर रहे हैं, तुम्हें इस सब के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। और फिर मैं इस पर भरोसा रखकर इंतज़ार करने लगी। सुबह हो गई तो डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे कि मुबारक हो, तुम्हारी अम्मा का इलाज कामयाब हुआ है, अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्हें थोड़े दिन के लिए अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे तब तक इन्हें अस्पताल से घर नहीं ले जाया जा सकता। बस इनकी खुराक वगैरह का ध्यान रखना है।
इस वक्त वो नींद के इंजेक्शन के ज़रिए सब सो रही हैं। इन्हें परेशान मत करना। मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या मैं इन्हें एक नज़र देख सकती हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे सर हिलाकर इजाज़त दे दी। मैं भागती हुई रूम के दरवाजे पर आई और शीशे के पार अपनी माँ को देखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो ठीक हो गई हैं। मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था, कम से कम मेरी एक टेंशन तो ख़त्म हो गई। वो मेरी पूरी दुनिया थी, अब वो ठीक हो गई थी तो मुझे किसी चीज़ की भी कोई परवाह नहीं थी। मैंने जितनी बेइज्जती सही थी, इस सब की भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। तभी मुझे ख्याल आया कि ये सब तो इस आदमी की वजह से मुमकिन हो पाया है। इस नौजवान ने अगर मेरी मदद ना की होती तो अब अम्मा ठीक नहीं हो पाती, मिलके तकलीफ में मुब्तला रहती। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अचानक से वो कहाँ गायब हो गया? अभी तो मेरे पीछे ही खड़ा था। फिर मैंने पूरा अस्पताल छान मारा, जगह जगह जाकर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं रिसेप्शन पर आई और वहाँ से भी लड़की से पूछा कि यहाँ पर एक नौजवान खड़ा था जिसने तमाम बिल वगैरह दिया था, वो कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम कहीं पागल तो नहीं होगी? वो बिल तुमने खुद ही तो दिया था, जहाँ तो कोई भी नहीं आया। किस नौजवान की बात कर रही हो? मुझे हैरत हुई, कोई ये कैसे कह सकती है कि मैंने बिल अपने हाथों से दिया था, हालांकि मैं तो एक तरफ बैठ गई थी और सब कुछ उसने खुद किया था। वो कैसे कह सकती थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया था? मैंने फिर डॉक्टर्स वगैरह से भी पूछा तो इन सब ने मुझसे कहा कि बेटी, लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आया था और सब कुछ तुमने ही किक करवाया था। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लेती, क्योंकि जो कोई भी था मेरे साथ ही था और अब मैं इसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पा रही थी। मैं एक और परेशानी में मुब्तला हो गई और मेरे साथ आया था तो इस किसी को नज़र क्यों नहीं आ रहा था? मुझे सख्त हैरत हो रही थी। फिर एकदम से मैं खौफ का शिकार हो गई। मैंने अपने पड़ोसन से अक्सर ये बात सुन रखी थी कि जिन्नात वगैरह भी आते हैं और वो भी रात के वक्त, और मैं तो इस नौजवान के रिक्शे में रात के वक्त ही बैठी थी। कहीं वो कोई जिनजात तो नहीं था? फिर मैंने अपने ख्याल को खुद ही चटक दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी कितना अजीब सोच रही हूँ, ये सब तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन खौफ मुझे अपने हिसार में जकड़ चुका था। फिर अगले काफ़ी दिन तक अम्मा अस्पताल में ही रही और जितने दिन अम्मा अस्पताल में रही, एक बार भी वो नौजवान नहीं आया था। अगर वो आता तो मैं इससे पूछ लेती कि आखिर वो कौन है और ये अचानक से गायब क्यों हो गया था और किसी को नज़र क्यों नहीं आ रहा था। ज़ाहिरी सी बात है, मेरे अंदर जसूस से ठाठे मार रहा था और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कौन था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि अब तुम अपनी अम्मा को लेकर घर वापस जा सकती हो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अम्मा को लिए घर वापस आ गई। घर की मैंने अच्छी तरह सफाई कर दी थी ताकि कोई भी जरासीम वगैरह अम्मा के पास ना लगे। मैं अम्मा का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी, लेकिन मुझे काम काज पर भी जाना था। काम काज ना करती तो घर का खर्चा कैसे चलता। और एक दिन मैं अलमारी से पुराने कपड़े निकाल कर अलमारी साफ़ करने का सोच रही थी। जैसे ही मैंने निचला दराज खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वहाँ नोटों की बहुत ज़्यादा गुड्डियाँ रखी हुई थी। इतने ज़्यादा पैसे देखकर तो मैं परेशान हो गई कि आखिर पैसे यहाँ किसने रखे हैं। फिर मुझे अचानक से इस नौजवान का ख्याल आया। मुझे महसूस हुआ कि नीचे कोई कागज़ रखा हुआ है। नोटों की गड्डियों के नीचे से मैंने वो निकाला तो इस पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए है, इन्हें अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और जाकर काम काज करो और लोगों के सामने बेइज्जत हो। इन्हें संभाल कर रखना, अगर कम पड़े तो दोबारा इसको खोलना। जहाँ तुम्हें पैसे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, ये पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये पढ़कर तो मैं मज़ीद परेशान हो गई। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ और मैं किस मुसीबत में घर गिर चुकी थी। अब तो मेरी परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी। अम्मा मुझे परेशान देखती और कहती कि बेटी क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों, आखिर क्या बात है? तुमने अब तक मुझे ये भी नहीं बताया कि इलाज के पैसे तुमने कहाँ से लिए हैं, इतना महंगा इलाज कैसे करवाया? मैंने अम्मा से कहा कि परेशान मत हो, अक्सर अस्पतालों में लोग पैसे वगैरह देते रहते हैं जो गरीबों के इलाज के लिए होते हैं। आपका इलाज भी इन्हीं पैसों से हुआ है। अम्मा से मैंने झूठ कह दिया था, लेकिन कहती भी क्या, मेरे पास तो कहने को कुछ भी नहीं था। जब मैं खुद ही कुछ नहीं जानती थी तो अम्मा को क्या बताती।
अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए दिन। अम्मा मुझसे बार बार पूछती कि घर का खर्चा कैसे चला रही हो, जबकि पैसे ही नहीं है। तो मैं कहती कि बस कोई है जो हमारी मदद कर रहा है। जब अम्मा ने मुझे बार बार पूछना शुरू किया तो मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया और कहा कि किसी अनजान इंसान ने हमारी मदद की है और मुझे अब वो दोबारा मेरी भी नहीं सुन रहा। ये सुनकर अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी कि तुमने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया है, जिना होके आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। मेरी ये किसके पैसे हैं, पर जाओ इसे वापस दे आओ। मैंने अम्मा से कहा कि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ तो वापस कैसे दे आऊँ, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लें, उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन रात को मैं कमरे में बैठी चुपचाप अम्मा की तरफ देख रही थी। इनकी हालत में बेहतरी आती जा रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात खूब रहे थे। तभी वह दरवाजे पर मुझे दस्तक सुनाई दी। मैं हैरान हुई कि रात की इस पहर कौन आया है। चुपके से दरवाजे के पास आई, पूछा कि कौन। तो बाहर से आवाज़ है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। मैं इतने अरसे से इसी का तो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उसने कहा था कि उनमें से किसी ने भी इसे वहाँ नहीं देखा था। इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से काम लेना चाह रही थी। आज भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था। मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर ले आई। अम्मा एक तरफ कोने में दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद सोई हुई थी। मैं जानती थी वो उससे पहले नहीं उठेंगी। मैंने इसे कहा कि धीरे बात करना, अम्मा कुछ देर पहले ही सोई है। उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है। मैंने इसे बताया कि हाँ अब वो बेहतर है। तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा उस दिन शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन तुम अचानक से गायब हो गए और सब लोग कह रहे थे कि तुम तो वहाँ थे ही नहीं। मुझे बताओ कि दरअसल बात क्या है, आखिर तुम कौन हो और अपना चेहरा क्यों ढके रखते हो। मेरी बात सुनकर उसने चुपचाप अपने चेहरे से रुमाल ही डाल दिया, हटा दिया। इसका चेहरा देखकर एकदम से मेरी चीख निकलने वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि आहिस्ता तुम्हारी अम्मा सो रही है। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो वही नौजवान था जो इस पार्टी में आया था और इसे देखकर मैंने चीख मारी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं एक जिनजात हूँ, उस दिन से ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मुश्किलात का शिकार हो और इस दिन जानबूझकर वहाँ अपना रिक्शा लेकर आया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था तुम मेरा कर्जा उतारोगी। अब वक्त आ गया है, तुम अपना वादा पूरा करो। मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा कर्जा कैसे उतार सकती हूँ, तुम मेरे हालात से वाकिफ़ हो। हाँ, फिर अचानक से मुझे इन पैसों का ख्याल आया। मैंने कहा तुमने कुछ पैसे रखे थे, वो तुम वापस ले लो। मुझे वो वापस पैसे नहीं चाहिए, मैं सब कुछ लौटा दूँगी। वो कहने लगा नहीं, मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हें इसके सब के बदले मैंने एक शर्त माननी होगी। मैंने उससे कहा कि आखिर क्या शर्त, किस तरह की शर्त मनवाना चाहते हो। तो उसने मुझे कहा कि कल रात मैं दोबारा आऊँगा और फिर तुम्हें अपनी शर्त बताऊँगा, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब मैं परेशान हो गई थी, वो एक जिनजात है, ये जानकर ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब मैं अम्मा को ये सब तो बता नहीं सकती थी। मैं परेशानी से अम्मा के सराहने बैठ के, उसने मुझ पर वो तो बड़ा एहसान किया था और अब बदले में ना जाने मुझसे क्या मनवाना चाहता था। पूरी रात मैं बैठकर ये सोचती रही। अगली रात हुई तो वो दोबारा आज से आया और उसने मुझसे कहा कि अब शर्त मानने का वक्त आ गया है। तुम्हें मेरे साथ 3 दिन के लिए मेरी बीवी बनकर मेरे कबीले जाना होगा। सिर्फ 3 दिन के लिए मुझसे शादी करनी होगी। इसकी शर्त सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने इससे कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ। मेरे जवाब सुनकर उसने एक नज़र मेरी अम्मा को देखा और कहा कि तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम पर एहसान किया था। मैं बुरी तरह से फंस गई थी, इसमें तो कोई शक नहीं था कि उसने मेरी मदद की थी। इसलिए बहुत देर तक सोचते रहने के बाद मैंने इससे कहा कि ठीक है, लेकिन इस सब से मुझे ये मेरी माँ को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर मैं 3 दिन तक गायब रहूँगी तो मेरी अम्मा परेशान हो जाएंगी, इन्हें क्या जवाब दूंगी। वो कहने लगा तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे रूप में कुछ दिन जहाँ पर एक जिनजादी आकर तुम्हारी अम्मा की खिदमत करेगी, जिस वजह से इन्हें शक भी नहीं गुजरेगा। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये शर्त माननी पड़ रही थी। और फिर मैं 3 दिन के लिए इसके साथ इसके कबीने चली गई, जहाँ पर मेरी इससे शादी हुई।
3 رات اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد واپس وعدے کے مطابق مجھے گھر چھوڑ گیا۔ اماں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہو سکا تھا کہ 3 دن کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے یا میں 3 دن تک غائب رہی تھی۔ اماں کو اس جنزادے کے بارے میں تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اب اکثر ہی ہمارے پاس آتا رہتا تھا اور میرا دھیان رکھتا تھا۔ اب وہ بھی مجھے پسند آنے لگا تھا۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں کسی ذات کی بیوی ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی یہ بات تو میں کبھی بھی نہیں جان سکی، لیکن وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتا اور میرا دھیان رکھتا۔ اب تو مجھے عادت سی ہو گئی تھی اس کی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور جانے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔